अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह से पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम जरा बात करेंगे चाइना और इंडिया की, और एक कहना चाहिए वेपन्स की एक दौड़ सी लगी हुई है। दोनों कंट्रीज जमा कर रही हैं और कहा यही जाता है, अगर हम भारत से भी कभी बात करते हैं तो यही कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के लिए नहीं जमा कर रहे, हम चाइना के लिए जमा कर रहे हैं या किसी और से हमने लड़ना है। तो आखिर ये दौड़ हमें जो नजर आ रही है हथियारों की, ये हमें कहाँ लेकर जाएगी और क्या इससे कुछ बाहर निकला जा सकता है? कोई ऐसा तरीका है कि अमन के साथ रहा जाए, पीसफुली जो है वो कंट्रीज रहें, या ये हम इस किस्म की सिचुएशन जो है आगे फ्यूचर में भी बढ़ती हुई और बिगड़ती हुई ही देखेंगे? इस पे हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें जी आज ज्वाइन करेंगे कर्नल शैलेंद्र सिंह, जिनको कि आप सब जानते हैं, टीवी पे भी देखते रहते हैं। और आज हम सर से समझने की कोशिश करेंगे भारत और चाइना के बीच की इस टेंशन को। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और सर क्या कहेंगे आप, जैसे मैंने कहा कि एक हथियारों की दौड़ है और उसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है, चाइना भी है। तो ये जो टेंशन है ये कहाँ लेकर जाएगी इस रीजन को? अगर टेंशन से रिलेटेड बात करें तो आज मैं आपकी अपील में एक अपील जोड़ता हूं। आपने कहा कि जिन लोगों ने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर करें। मैं भी उनसे अपील करता हूं कि जरूर करें, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। क्योंकि अगर आप बैलेंस्ड, अनबायस्ड ओपिनियन सुनना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, सिर्फ डिबेट नहीं करेंगे, अगर आप एक अच्छा डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे कि आपका सोच जो है उसके लिए आपको ऊर्जा मिले। हम आपकी सोच बना नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर देंगे जिससे कि चीज ठीक हो जाए। अब आ गया आपका स्पेसिफिक सवाल कि इंडिया और चाइना में होड़ लगी हुई है। इंडिया और चाइना में कभी होड़ नहीं लग सकती, ये मेरी सोच है। क्योंकि सच बात यह है कि चाइना जिस तरह की इकोनॉमी रखता है, जिस तरह की परचेज पावर रखता है, जिस तरह की एडवांसमेंट रखता है, जिस तरह का नंबर गेम उसके फेवर में है, हम उसका कभी अभी अचीव नहीं कर पाएंगे, ये बात पक्की है। सो इसलिए ऐसा अगर इवेलुएट किया जाए तो आप ये जरूर पाएंगे कि ये सिर्फ वन वे चाइना द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, उससे 100 किलोमीटर दूर, उससे 200 किलोमीटर दूर वो अपनी फोर्सेस, मिसाइल्स, आर्टिलरी सिस्टम, टैंक सिस्टम, रोड अपग्रेडेशन, वो सारे करता चला गया। और उसका रीजन उसको ज्यादा अच्छा पता होगा, लेकिन ये मेरा अपना इवेल्युएशन है कि वो इंडिया को एज अ इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर देखता है। उसे मालूम है कि इंडिया की इकोनॉमी इमीडिएटली इस तरह की बड़ी डिफेंस स्पेंडिंग्स नहीं कर सकती, और अगर करेंगी तो इट विल बी अ बोझ ऑन इकोनॉमी। तो मुझे लगता है कि शायद चाइना इस वजह से इंडिया को इंस्टिगेट करता है, इंडिया को दिखाता है कि चलिए जी, ये देखिए हमने ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, अब आप मैच करने के लिए क्या करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। एंड ये खासियत इंडिया पाकिस्तान में जरूर है, अगर आपने उधर से कबूतर उड़ा दिया तो मैं यहाँ से कौवा उड़ा दूंगा, आप वहां से कौवा उड़ा दें तो मैं यहाँ से चील उड़ा दूंगा। ये हमारी फितरत में कि वी ऑलवेज वांट टू शो ऑफ एंड आउट पावर दी अदर पावर। उस वजह से ये कंपटीशन विजिबली ज्यादा दिखता है। लेकिन सर ऐसा क्यों है कि हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? दोनों ही कंट्रीज, बल्कि दोनों क्या, हर जगह ही जो भी लोग रहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझदार हैं और इस चीज को समझते हैं, चाहे चाइना हो या भारत हो, कि इस दौड़ में नहीं जाना चाहिए और वही पैसा अपने लोगों के ऊपर भी लग सकता है। लेकिन साथ साथ एक सवाल और अगर मैं जोड़ दूं, कि जो इस वक्त जो टेंशन चल रही है चाइना और भारत को लेकर, तो अगर आगे मौसम चेंज होने जा रहा है और जाहिर है विंटर का सीजन आएगा, तो क्या भारत इतना स्ट्रांग है कि वो सीजन में भी लड़ सके चाइनीज के साथ बॉर्डर पे? पहली बात जो आपने सवाल किया वो मैं चाहूंगा कि पूरी दुनिया के लिए है वो सवाल, कि सबको पता है कि इस तरह से लड़ाई का सामान इकट्ठा करना, वेपन्स के ऊपर स्पेंडिंग करना, आर्मीज के ऊपर स्पेंड करना, इसका एक्चुअली आपको कभी भी कोई फायदा नहीं हो सकता।
चाहे वो यूक्रेन रशिया की लड़ाई ले लीजिए, अफगानिस्तान यूएस की ले लीजिए, ईरान इराक की ले लीजिए, यूएस इराक की ले लीजिए, जहां जो मर्जी नहीं। चलिए 2 मिनट के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की भी ले लीजिए। नुकसान हमेशा दोनों तरफ का होता आया है, होता रहा है, होता रहेगा, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन ये जो डर खौफ जो है, ये अपने आप में आपको स्पेंड करवाता है। ताइवान अपने आप में इतना बढ़िया इकोनॉमी पर चल रहा था, पिछले अगर आप कुछ सालों से देखें, वो सिर्फ मिलिट्री स्पेंडिंग्स पर इस समय उसका कंसंट्रेशन है। क्यों? क्या डर और खौफ के शायद चाइना आके मुझे ऑक्यूपाई ना करे। सो मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है, और इसका फायदा पूरी दुनिया ही उठा रही है, ये भी मैं कहूंगा, क्योंकि वो जो आर्म्स ट्रेडर है वो भी तो दुनिया का ही पार्ट है। अगर नेटो कंट्रीज किसी भी वजह से अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, सुपीरियोरिटी में फील करते हैं, यूएस की वजह से फील करते हैं, जो मर्जी आए कर लीजिए, तो इनको तो हथियार रखने कम चाहिए। ये यूक्रेन वॉर की वजह से वो अपने अपने डिफेंस बजट क्यों बढ़ा रहे हैं, वो ड्रोन्स क्यों खरीद रहे हैं, वो एग्रेसिव वेपन्स क्यों खरीद रहे हैं? दैट मीन्स डर, सिर्फ डर। और इसमें कोई डाउट नहीं, हर वो आदमी, हर वो देश जो अमीर होता है, उसकी अमीरियत के साथ एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसे चोरों का डर रहता है, डाकुओं का डर रहता है। ये ट्रेडिशनली है, एंड दैट इज वेयर द आर्मी कम्स इन। सो इट इज, ये वो वाला ईवल है जो जानते हुए भी हम सब लोग अपने अपने देश में इसको रखना चाहते हैं, इससे हम अपनी छूट नहीं आ पा रहे। तो आपका दूसरा सवाल था? सर दूसरा सवाल यही था मेरा कि आगे विंटर का सीजन आ रहा है, तो सर्दियों में क्या आप समझते हैं जी? देखिए, इसको अगेन बड़ी इम्पार्शली इवेलुएट कर एनालाइज कीजिएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए हाइट्स के ऊपर ऑक्यूपाई करना और लड़ाई लड़ना मेरे ख्याल रोजाना का काम है, हम इतने सालों से करते चले आ रहे हैं। सो अगर आप मुझे पहले कहीं 12,000 की हाइट बोलते थे, कहीं 14 की बोलते थे, कहीं 18 की बोलते थे, कहीं 22,000 23,000 की हाइट बोलते थे, वहां तो मैं ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा हूं, और 1-2 दिन से कर नहीं रहा, सालों साल करता चला आ रहा हूं। सो मैं बड़ा यूज टू हूं। मैं, मेरी फौज, मेरे ख्याल चाइना के लिए तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि जब आप उन बच्चों को मिसगाइड कर कर फौज में लेते हो, फोर्सफुली लेते हो, किसी भी वजह से उनकी अगर शहादत भी हो जाती है उनकी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसे डिक्लेयर नहीं करते हो, आपके यहाँ एक अलग तरीके का रूल है। सो मुझे लगता है कि शायद वहां पर वो जज्बा नहीं है देश के लिए कुछ करने का। उनके लिए देश के लिए करने का मतलब है एक माइक्रोचिप बनाइए, बिजनेस करिए, दूसरी कंट्रीज का बेवकूफ बनाइए, उसके अंदर घुस जाइए, उसके रेट कम करिए, ज्यादा करिए, इकोनॉमिकली आप लड़ाई लड़े। सो जहां तक विंटर्स का सवाल है, और ये चाइनीज आर्मी के जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है उस तक में काफी पहले डिक्लेयर किया कि उन्हें अपने ट्रुप्स को रोटेट करना पड़ रहा है, टर्नओवर करना पड़ रहा है 45 डेज से 3 मंथ्स के बीच में। मेरी इंडियन आर्मी की रेजिमेंट, इंक्लूडिंग में पाकिस्तान आर्मी की भी रेजिमेंट जो होगी, वो ग्लेशियर में 2 साल का टेन्योर काट कर आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो रेजिमेंट्स हैं वो 2 साल का टेन्योर करती है, 2 साल बाद रोटेट होती है। और ऐसा नहीं है कि हम ये कह देंगे कि हमारे पास आर्मी कम है, तो चाइना के मुकाबले में 19-20 का ही फर्क है, 10-20 का फर्क तो है नहीं। सो जहां तक आपका सवाल का अगर बड़ा सही जवाब देना चाहिए, नपातुला सच्चा जवाब, दोनों ही कंट्रीज को प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्योंकि अगर आज से पहले हम ग्लेशियर में और हाई ऑल्टीट्यूड में 10,000 सैनिक रखते थे, हो सकता है 20,000 रखने पड़े, 30,000 रखने पड़े। ये ऑफिशियल फिगर चाइना के तरफ से अगर देखी जाए, ये मेरे फिगर नहीं है, उनके ग्लोबल टाइम्स के हैं फिगर। पहले उनका एलएसी के नजदीक लद्दाख के एरिया में उनके पास 20,000 लोगों को एकोमोडेट करने की जगह होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो 20,000 का। आज की तारीख में वो उसे बढ़ाकर 1,20,000 करना चाहते हैं। दैट मीन्स 1 लाख और कैपेसिटी बढ़ानी है। 1 लाख कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करेंगे। कहां से आएगा वो पैसा? आपके इकोनॉमी से निकलेगा वो पैसा, कोई बड़ी बात नहीं।
सो इट इज एक्चुअली चाइना जिसको ये देखना पड़ रहा है कि वो लद्दाख का एरिया जो जनरली उसे पीसफुल दिखता था, लगता था, बनाए हुए था 50 साल से, अब आप ही उसे बढ़ा रहे हैं। यस, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया विल सफर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया पर भी आएंगे। क्योंकि अगर वो 1,20,000 करता है तो हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि हमारे 10,000 से काम चल जाएगा, हमें भी उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें भी वहां पर टैंक्स के लिए जगह बनानी पड़ेगी, हमें भी शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे, हो सकता है हमें भी और एयरफील्ड जो फॉरवर्ड एरियाज की हैं उसमें ब्लास्ट प्रूफ शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे, एयरक्राफ्ट को रखने के लिए, ट्रुप्स को रहने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। चाइना एयर कंडीशन कमरे बनाएगा, हो सकता है मैं बुखारी लगा के बनाऊंगा, मैं कोयला जला के लगाऊंगा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा, उनके रहने की जगह बनानी पड़ेगी। सो तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने सैनिक को, मुझे अपने आप को एज अ फौजी एक बार भी मोटिवेट करना पड़ता है कि देखिए जी चाइना ने एसी शेल्टर लगाया है, तो कर्नल साहब, कर्नल शैलेंद्र सिंह, आप वहां जाना पसंद करेंगे? मैं आज जाने को तैयार। जो लिविंग कंडीशन है वो मुझे मालूम, मैं जो रहा था 80s में और 90s में, उससे बुरी नहीं हो सकती, उससे और अच्छी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट सिर्फ चाइना कर सकता है, इंडिया भी करता है। हमारे भी डीआरडीओ ने शेल्टर्स जो है बनाए हैं जिसमें ठंड कम लगती है। ठीक है, वो एयर कंडीशन नहीं है, बट मैं जानना चाहूंगा अगर चाइना एयर कंडीशन बना रहा है तो ये जो एनवायरमेंट वर्ल्ड के जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उस एसी के अंदर से जो धुआं निकलेगा, ये निकलेगा, वो एनवायरमेंट को खराब करेगा। ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए है कि आपके यहाँ पर है वो पॉल्यूशन ज्यादा है, आपकी सिटी गंदी है, आपके यहाँ ये खराब है, आपके यहाँ वो खराब है। भाई उनके लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए। मुझे लगता है भारत को स्मार्ट बनना चाहिए और उसे क्लाइमेट चेंज कंडीशंस के ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाकर इसका प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में क्वेश्चन करिए, कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन, कि क्या हम अपने प्लेनेट को गर्मी से बचा रहे हैं इस तरह के एयर कंडीशंस बढ़ाकर, और वो भी वॉर पर्पस। अनबिलीवेबल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर बात यही है कि बहुत से लोग ये कहते हैं, बल्कि कई बार, बिकॉज मैं बॉलीवुड मूवीज बहुत देखती हूँ, तो उसमें भी मैंने सुना कि कहीं कहा गया कि ये मत सोचिए आपने क्या करना है, ये सोचिए दुश्मन क्या करने की सोच रहा होगा, तभी आगे बढ़ा जा सकता है या तभी उसको उससे जीता जा सकता है। लेकिन साथ साथ सर अगर हम फजाई हमलों की बात करें तो हर चीज, जैसे आपने भी कहा, बहुत बदल गई है, हर चीज बहुत एडवांस हो गई है पहले से। तो क्या आप समझते हैं कि अगर कोई किसी किस्म का एयर स्ट्राइक होता है या फजाई हमले होते हैं तो भारत उसको कंट्रोल कर सकता है, कम किया जा सकता है? अगर मैं इस समय ये कह दूं कि भारत कमजोर है तो शायद मैं गलत हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भारत चीन के ऊपर हावी है तो भी गलत हो जाऊंगा। दोनों तरफ से गलत है। बात है कि अगर कोई एयर स्ट्राइक हो जाता है या कुछ हो जाता है, देखिए इसका इवैल्यूएशन करने का क्या बढ़िया तरीका है। इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर फौजी इक्विपमेंट, फौज के रहने की जगह, फौजियों की तादाद कौन बढ़ा रहा है? ऑफिशियली चाइना ने बोला है हम 1,20,000 रखेंगे, हमने तो नहीं बोला है, इंडिया ने तो नहीं बोला है। इंडिया इसको काउंटर करेगा, ये बिल्कुल सही बात है, वो करना भी चाहिए। सो अगर चाइना इसे बढ़ा रहा है तो क्यों बढ़ा रहा है, ये भी एक बहुत जायज बात। इसका मतलब है कहीं ना कहीं डर है। भाई चाइना को कहीं ना कहीं डर है पहली बार कि यस इंडिया कुछ कर सकता है, क्योंकि अगर इंडिया कुछ करने पर आ जाता है तो हालांकि आप चाइना क्लेम कर लेगा कि हमने चिशूल में 61-62 की वॉर में लड़ाई में कुमाऊं कंपनी को वाइप आउट कर दिया, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? फ्री में तो नहीं मरे वो, वन वे ट्रैफिक तो नहीं था कि सिर्फ कुमाऊनीज मरे हो और चाइनीज ना मरे हो। गलवान में आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपके लोग मरे थे, आप ही लोगों ने एक्सेप्ट किया बाद में। आई एम वेरी श्योर और 2, 4, 5 साल के बाद टोटल फिगर निकल कर आएगी, क्योंकि ऐसी बातें छुपती नहीं है, कभी ना कभी निकलेंगी। सो मुझे लगता है कि आज की तारीख में एक बड़ा लॉजिकल वो है कि शायद चाइना में भी वो फिक्र और खौफ है कि इंडिया कुछ कर सकता है। उसका एक और बढ़िया उदाहरण देता हूं। कैलाश रेंज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए चाइना अपने साइड से ऊपर चढ़ा और इंडिया अपने साइड से ऊपर चढ़ा।
इंडियन फोर्सेस कैलाश रेंज की ऊपर की जो रिज लाइन है उसके ऊपर चाइना से 2 घंटे पहले पहुंच गई, और उसका खमियाजा चाइना को यह हुआ कि उसे वहां से विड्रॉ करना पड़ा। और साथ ही साथ उस रेंज के ऊपर इंडियंस बैठ जाने से उसका मोल्डो गैरिजन पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया, जो हमें दिखने लगा। रिजल्ट क्या हुआ कि उसने पेंगैंगसो से विड्रॉल एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए जी, मैं अपना सारे टैंक टूंक आर्टिलरी वाटलरी सब वापस लेकर। अदरवाइज अगर चाइना को वर्ल्ड में इतनी तगड़ी आर्मी माना जाता है, वो विड्रॉ करेगी कायदे से। उसे विड्रॉ नहीं करना चाहिए, उसे तो शेर बना रहना चाहिए था। अगर वो ड्रैगन अपने आप को कहता है तो वो ड्रैगन की कैरेक्टरिस्टिक है कि छोटी मोटी अप डाउन होती रहेगी, लेकिन वो नहीं माना। उसे डर था कि अगर इंडियंस कैलाश रेंज के ऊपर बैठे रहे तो मेरा पूरा मोल्डो गैरिजन, आर्मी गैरिजन कंप्रोमाइज हो जाता है। सो इसलिए आज की तारीख में मैं मानता हूं कि चाइना का हक है कि 100 किलोमीटर अंदर आप क्या कर रहे हैं मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो इसके सिर्फ 2 ही मतलब हो सकते हैं। एक, कि शायद आपको इंडिया से अब डर लगने लगा है, और दूसरा कि आप इंडिया के खिलाफ एक्शन ले पाए इसलिए आप अपना बेसिस आगे बढ़ाते जा रहे हैं, डिप्लॉयमेंट आगे करते चले जा रहे हैं, मॉडर्नाइज्ड वेपनरी आगे करते चले जा रहे हैं, आर्टिलरी, टैंक, एयरक्राफ्ट, सब कुछ आप 100 से 150 किलोमीटर पास ले जा रहे हैं बॉर्डर। अब पहले वाली बात तो वो मानेगा नहीं, कोई भी नहीं मानेगा कि भाई हम कमजोर हैं इसलिए हम कर रहे हैं सब। रीजन दूसरा है। अब वो दूसरे रीजन के लिए इंडिया के पास सिवाय इसके कि उसे अपनी काउंटर डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, और इसीलिए हम उस डिप्लॉयमेंट को करेंगे। हम चाहे कितना कमजोर चाइना हमें समझे, वर्ल्ड की जो नंबर गेम है उसमें हम थोड़े नीचे हो जाएं, वो ऊपर हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन ये बात तो पाकिस्तान भी मानता है, यूएस भी मानता है, हम सब मानते हैं कि जो जज्बा अपनी देश के लिए जान देने का है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा कहीं नहीं हो, कहीं हो ही नहीं सकता। जो मर मिटने की, देखिए आप आरजू काजमी जी फेमस हैं कि वो पाकिस्तान पॉलिटिक्स की उधेड़बुन कर देती हैं, बट दैट डजंट मीन कि शी इज एंटी नेशनलिस्ट। वो उधेड़बुन इसलिए करती होंगी कि मेरा देश इससे कुछ सीखेगा, और वो जो गलतियां हम कर रहे हैं, बीइंग अ गुड क्रिटिक, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, इनको रोका जा सके। अदरवाइज आरजू काजमी को पर्सनली क्या फायदा हो सकता है कि इमरान खान साहब प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने या कोई और बने? योर लाइफ विल नॉट चेंज, माई लाइफ विल नॉट चेंज। लेकिन हम भी आज कहते हैं कि यस, गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। आज अगर लोगों का क्रिप है कि जी आप मोदी 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 जो कर रही है, भाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक स्ट्रांग लीडर चाहिए, हम एक स्ट्रांग कंट्री है, हमारी थ्रेट्स ज्यादा हैं, हमें थ्रेट्स ये तो आजकल तो आप देख रहे हो सिर्फ वो 3 तरफा है, दैट इज पाकिस्तान, चाइना और टेररिज्म। मैं तो कहता हूँ अगर आपको पुराना याद हो 70s का, उस समय तो बांग्लादेश ने भी आग दिखा दी थी एक बार। बीच बीच में कई बार श्रीलंका भी बोल देता है कि मैं हरमन टोटो जो है वो चाइना को दूंगा और वहां पर उनका बेस अलाउ करूंगा। तो हमें तो बहुत तकलीफ है, हमें तो कई बार नेपाल भी घुड़की दे देता है कि जी मैं चाइना के साथ कॉपरेशन कर रहा हूँ $500 मिलियन की। आपसे ज्यादा है मुझे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और लेकिन ये कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि किसी तरफ के लोगों की भी जाने जाएं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, चाहे वो सोल्जर्स हों या सिविलियंस हों। हर एक की जान जो है बहुत कीमती होती है। तो आपको लगता है सर कि कहीं ना कहीं जाकर ये टेंशन चाइना और भारत के बीच में जो चल रही है वो डिफ्यूज होगी, और कहीं से कुछ ऐसी हमें खबर सुनने को मिलेगी कि ये चीज जो है अब सेटल डाउन हो गई है और बातचीत के जरिए काम हो रहा है? इसमें कोई चॉइस नहीं है कि दोनों कंट्री के बीच में कॉम्प्रोमाइज और वीक बात कर कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिकली इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद इकोनॉमिकली हमारा और चाइना का ट्रेड बढ़ा है, घटा नहीं है। देखिए, एक जो हमारे बीच में चाइना के साथ अलग दर्जे पर लड़ाई चल रही है वो है इकोनॉमिक। चाइना हमें अपना कॉम्पिटिटर नंबर 1 समझता है,
कि अगर यूएस और नेटो फोर्सेस ने थोड़ा सा झुकाव एंटी चाइना करा तो वो झुकाव इंडिया के फेवर में जाए। इस समय आपको शायद पता हो, सबसे बड़ी हमारे बीच में लड़ाई क्या चल रही है? अफ्रीका को लेकर चल रही है, ट्रेड विद अफ्रीका। चाइना की मोनोपोली है, ही स्ट्रॉन्ग, इंडिया उसको बीच में पुश मार रहा है ताकत से कि नहीं, क्योंकि अगर चाइना के पास एक्चुअली इकोनॉमिकली क्या चीज है, उसके पास चीप लेबर है, मास प्रोडक्शन है। वर्ल्ड में फेमस है, बांग्लादेश से चीपर लेबर कहीं नहीं है, लेकिन उसके पास मास प्रोडक्शन नहीं है, उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर मास प्रोडक्शन कर सकता है। चाइना कभी नहीं चाहेगा। चाइना को मालूम है कि अगर इंडिया को हमने लड़ाई और मिलिट्री रिलेटेड चीजों में नहीं अटकाया तो ये हमें पार ले जाएगा, मे भी 10 साल में। अगर कल पाकिस्तान किसी भी तरह इंडिया के फेवर में आ गया और इन दोनों देशों के बीच की हॉस्टिलिटी कम हो गई तो दोनों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी ना, क्योंकि पाकिस्तान के लिए चाइना कैन नॉट बी ए नंबर 1 एनिमी। ये तो आप लोगों का डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, भाई हमें नंबर 1 एनिमी इंडिया है, जबकि इंडिया ने कभी आपके ऊपर अटैक नहीं किया। लेकिन फिर भी वील ग्रांटेड कि आपस में हमारे डिफरेंसेस हैं जो भी हैं। मुझे बता दीजिए कि ये इतने करोड़ों रुपए जो आप खर्च कर रहे हैं, इंडिया खर्च कर रहा है, किस लिए खर्च कर रहा है? हमारे दोनों जगह के पॉलिटिशियंस के पास सिर्फ एक एक्सक्यूज है, जेएनके 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 जेएनके। अरबों खरबों डॉलर आपने खर्च कर दिया, अरबों खरबों मैंने कर दिया, ना तुम्हें मिला ना मुझे मिला। तुम्हारा वाला पार्ट तुम्हारे पास रह गया, मेरे वाला पार्ट मेरे पास है। आज तक ना हम तुमसे कुछ ले पाए ना तुम हमसे कुछ ले पाए। चाहे वो कोई आपके तरफ से बोलते रहे कि 4 कौए मर गए कि 2 कौए, तो कितनी बड़ी बात है कि एक मिसाइल जाकर आपके वहां गिरी और उसका कोई रिपरकशन नहीं हुआ। क्या बढ़िया बात है। दैट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस, और चाइना इस टॉलरेंस को देख रहा है। आजकल कभी कहीं कोई अटैक चाहे पाकिस्तान में हो और हिंदुस्तान में हो, एकदम से ब्लेम गेम नहीं आ रहा है, कम हो रहा है। हम इमीडिएटली नहीं बोलते हैं ये तो पाकिस्तान का काम, लेकिन हमारी पब्लिक, हमारी पॉलिटिशियन बड़ी आसानी से मिसगाइड हो जाता है जैसे ही पाकिस्तान का नाम आता है। आपके बिलावल साहब ने बोल दिया कि जी क्या मिला इतने सालों में जेएनके के ऊपर बात नहीं करने से, आप बताइए। लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि आज की तारीख में वो थोड़े डावाडोल हैं, उस गवर्नमेंट को सरवाइव करना है, उस गवर्नमेंट को नेक्स्ट इलेक्शन में आना है वगैरह वगैरह। इकोनॉमिकली क्यों आज आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, बट ये सारी चीजें चाइना को क्यों पसंद नहीं आएगी कि भाई अगर एक चाइना से तो ज्यादा अच्छा ट्रेड में कर सकता हूँ, अटारी बॉर्डर पर आपके ट्रक ने मेरे साइड क्रॉस किया, मेरे वाले ने आपकी तरफ किया, कोई कीमत ही नहीं लगती। 1/10 ऑफ द कॉस्ट वी विल बी एबल टू डू ट्रेड। इंडिया पता नहीं कितने साल से वो पाइपलाइन लाना चाह रहा है गैस की और फ्यूल की, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर से आएगी। सबने वो डर और खौफ डाला हुआ है, नहीं जी पाकिस्तान उसके से पाइप में से पूरी की पूरी गैस चुरा लेगा या उसको डिस्ट्रॉय कर देगा या उसको आग लगा देगा, पता नहीं क्या कर देगा। रुकी हुई है ना, दैट मीन्स डेवलपमेंट दोनों तरफ रुकी हुई है। आपको भी उसकी रॉयल्टी मिलती, पाकिस्तान को रॉयल्टी मिलती, फ्री में तो आता नहीं। आज यूक्रेन क्यों रो रहा है? ओ यस, वेरी गुड एग्जांपल। व्हाई यूक्रेन इज क्राइंग कि भाई अगर रशिया पूरी जो एनर्जी गैस की जो यूरोप में जा रही है अगर उसे बंद कर देता है तो जो यूक्रेन को उसकी रॉयल्टी मिलती है वो मिलनी बंद हो जाएगी। सो यूक्रेन ने क्या बोला, रशिया हैज नो राइट टू स्टॉप दैट। क्यों भाई, लड़ाई लगी हुई है तुम्हारे बीच में, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बंद होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन बड़ा बढ़िया है, कहता है 6 महीने चाहिए कि हम टोटल सैंक्शंस आपके खिलाफ कर पाएंगे कि हम आपसे कोई ऑयल ना लें। 6 महीने क्यों भाई, कल सुबेरे छोड़ो, आज शाम को क्यों नहीं? सैंक्शंस भी लगाऊंगा, ऑयल लेना बंद भी करूंगा, लेकिन 6 महीने बाद। क्या बात है। सी दैट इज हाउ चाइना इज ऑल्सो स्मार्ट। बट मुझे बड़ा आज गर्व है, खुशी है कि अगर इसका एक पहलू जैसा मैंने बताया कि अगर चाइना एलएसी को मिलिटरली बढ़ा रहा है तो शायद कहीं ना कहीं कोई डर भी है, उसे पता है हमारे लिए मजबूरी हो जाएगी कि हम
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है। पैसा खर्च होता है और बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, और हमारे बॉर्डर एरियाज में वो उस तरह की पॉपुलेशन करोड़ों में नहीं है कि जिनके लिए ये सब किया जाए और बदले में शायद हमें कोई रेवेन्यू आए। कोई टोल रोड तो बनेगी नहीं वहां, सब कुछ फ्री में रहेगा। उस गांव में टोटल मिला के 800 लोग होंगे। सो ओवरऑल अगर हम इस चीज को बड़ा इम्पार्शली देखें, चाइना इज नॉट बीइंग फेयर। क्या सही है क्या गलत नहीं पता मुझे, लेकिन ये जरूर पता है दे आर नॉट बीइंग फेयर। ट्रेड भी करना है इंडिया से, इंडिया के खिलाफ डिप्लॉयमेंट भी करनी है, कभी कभार बीच में आके गलवान में खड़े भी हो जाना है, फिर वापस चले जाना है कैलाश रेंज से। जो सूट करे उस हिसाब से डायनेमिक रखते हुए अपने आप को करते रहो काम। नहीं, कहीं ना कहीं पे इस चीज को खत्म होना होगा, और अभी ना सही, कुछ टाइम के बाद सही, लेकिन लोगों को मुझे काफी उम्मीद है कि लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच भी बदल रही है, और इस चीज से किसी का कोई फायदा नहीं है लड़ने में, और एक दूसरे के सोल्जर्स को मार देने में या शहीद कर देने में किसी का कोई फायदा नहीं है। इस चीज को लोगों को समझना होगा। और पाकिस्तान अभी चाहे जिस वजह से भी आप कह लीजिए, चाहे हमें लोन्स चाहिए होते हैं, या हमें बिजनेस चाहिए होता है, या हमने मॉर्गेज कर दी बहुत कुछ चाइना के हाथों, उस वजह से चाइना का साथ जरूर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है कि हमारे टर्म्स भारत के साथ भी बेहतर होंगे, और भारत के जो है वो चाइना के साथ बेहतर होंगे, ताकि ये पूरा रीजन जो है वो पीसफुली रहे और यहाँ पे प्रोग्रेस हो सके, और इस तरह के मजीद जो है नुकसानात हम लोग ना देखें। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। होपफुली टू सी यू नेक्स्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।